इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 जो कि मध्य प्रदेश जुडिशरी के में एक लोकल एक्ट में एक अच्छी भूमिका निभाता है, जो कि प्रीलिम्स के पेपर में और मेंस के पेपर में आवश्यक रूप से पूछा जाता है। जबकि मेंस में तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं 8-8 नंबर के। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके जो बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 एमपी एकॉमोडेशन कंट्रोल एक्ट को एक छोटे से नज़रिए से एक उसका ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। फिर अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसी तरह की मैं इसकी जो डीपली लेक्चर वाली वीडियो है वह भी इस चैनल पर अपलोड करूँगा। और तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी यह वीडियो। हेलो हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण 1961 जो है वो टोटल 7 अध्यायों में डिवाइडेड है। और 7 अध्याय जिसमें आपको 7 अध्याय और 51 सेक्शन, कुल 51 सेक्शन देखने को मिलेंगे। और 2 शेड्यूल इसमें देखने को मिलेगी, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम में टोटल अध्याय जो हैं 7, उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले अध्याय 1 प्रारंभिक आती है। प्रारंभिक जिसमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगी। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, परिभाषाएं और इस अधिनियम में कतिपय स्थानों को लागू न होना। ये 3 सेक्शन इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें आएगा चैप्टर 2 भाड़े के बारे में उपबंध। तो भाड़े के बारे में उपबंध के लिए सेक्शन 4 से लेके 11 तक दिया गया है। सेक्शन 4 में दिया इस अध्याय के उपबंधों को निर्दिष्ट की गई कालावधि के कतिपय स्थानों को लागू न होना। मतलब इस अध्याय के बारे में दिया गया कि इस अध्याय में ये अध्याय जो सेक्शन अध्याय 2 है भाड़े के बारे में उपबंध, ये कहाँ लागू नहीं होगा, इसके बारे में सेक्शन 4 में दिया है। सेक्शन 5 में दिया मानक भाड़े से अधिक भाड़े की वसूली योग्य न होना। मतलब मानक भाड़ा जो डिसाइड किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, उससे या न्यायालय के द्वारा या रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी मानक भाड़ा, उससे ज्यादा वसूल नहीं किया जाएगा, वसूल योग्य ना होना सेक्शन 5 बोलती है। सेक्शन 6 बोलती है विधि विरुद्ध प्रभारों का ना तो दावा किया जाएगा ना ही वे प्राप्त किए जाएंगे। जो विधि विरुद्ध प्रभार होंगे, मतलब किसी प्रकार से कोई प्रभार किसी स्थान पर है, मतलब प्रभार निकल रहा है, तो उस जो अगर वह प्रभार विधि विरुद्ध है तो उसके लिए ना तो दावा किया जाएगा ना ही वे प्राप्त किए जाएंगे, सेक्शन 6। सेक्शन 7 बोलता है मानक भाड़ा कि स्टैंडर्ड रेंट की परिभाषा क्या कहती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड है सेक्शन 8 मानक भाड़े में कतिपय दशाओं में विधि विरुद्ध वृद्धि, विधिपूर्ण वृद्धि, अन्य प्रभारों की वसूली। तो मानक भाड़े में कतिपय दशाओं में विधिपूर्ण वृद्धि होती है या अन्य प्रभारों की वसूली तुम कर सकते हो। जो विधिपूर्ण है वह तुम वसूल कर सकते हो सेक्शन 8 के द्वारा। उसके बाद दिया गया है सेक्शन 9 में मानक वो भाड़े में वृद्धि की सूचना। भाड़े में वृद्धि की सूचना, अगर भाड़े में किसी प्रकार की कोई वृद्धि की जाती है, स्थान को तुमने रेंट पर दिया, अब वह स्थान की तुम भाड़े जो उसका किराया है उसमें वृद्धि कर रहे हो, तो उसके बारे में सूचना देनी होगी, सेक्शन 9 में बताया गया है। सेक्शन 10 कह रहा है मानक जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है, मानक भाड़ा आदि नियत करना, इसके द्वारा नियत किया जाता है। मतलब मानक भाड़ा कौन नियत करेगा, तो इसके बारे में सेक्शन 10 बोलता है कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी उसको डिसाइड करेगी। ये 10 हो गया। सेक्शन 11 बोलता है अंतरिम भाड़ा नियत किया जाना। कि अंतरिम भाड़ा क्या होता है कि जब न्यायालय में कोई सूट चल रहा है स्थान से रिलेटेड और किराए से संबंधित कोई सूट न्यायालय में पेंडिंग है, तो उस स्थिति में न्यायालय एक अंतरिम भाड़ा डिसाइड करती है कि इस जब तक यह केस डिसाइड नहीं हो जाता या तब तक इस पे अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आप अंतरिम भाड़ा न्यायालय में जमा करें, जो भी न्यायालय डिसाइड करे। उसके बाद डिसाइड करने के ग्राउंड दिए हैं इसमें पढ़ेंगे हम। अब आता है अध्याय 3 अभिधारी की बेदखली का नियंत्रण। अभिधारी की बेदखली का नियंत्रण के बाद मतलब जो उस पर किराएदार है उसकी बेदखली के बारे में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ नियंत्रण किया गया है उसको उसको कंट्रोल करने के लिए। जो उनकी बेदखली की जाती है किराएदारों की, उनकी उन पर नियंत्रण कसने के लिए, मतलब जो मालिक के अधिकार हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए, और जो किराएदार है उसके आधार अधिकारों को बचाए रखने के लिए
कंट्रोल करने के लिए ये अध्याय आया है, अध्याय 3, जिसमें आता है 11A से लेके 11A से लेके ये सेक्शन चल देंगी टोटल इसमें 23 तक। तो 11A कहता है कतिपय उपबंधों का भूमि स्वामी कतिपय प्रभावों को लागू न होना। तो कुछ भूमि स्वामी दिए गए हैं जिनको कतिपय प्रभावों को लागू नहीं होंगे, ये जो उपबंध दिए गए हैं वह लागू नहीं होंगे। उसके बाद दिया गया है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कह रहा है अभिधारियों की बेदखली पर निर्बंधन। अभिधारियों की बेदखली पर निर्बंधन के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 11, वो सेक्शन 12। सेक्शन 13 है, वह कह रहा है अभिधारी को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब मिल सकता है। तो अभिधारी जो है वह जो किराएदार है उसको उसकी जो बेदखली की जा रही है उसके विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब वह प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वो दिया गया सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 कहता है उपभाड़े पर निर्बंधन। जो उपभाड़े पर मतलब उप किराएदारी पर किसी स्थान को दिया जा रहा है तो उसके बारे में रेस्ट्रिक्शन पर उसको कंट्रोल करने के लिए निर्बंधन लगाए गए हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 15 कह रहा है उप अभिधृति के सृजन प्रवेशन की सूचना। मतलब सेक्शन 14 और सेक्शन 15 एक जैसी है। सेक्शन 14 बोलती है निर्बंधन के बारे में, उप किराएदारी पर जाएगा तो निर्बंधन क्या क्या होंगे वो, और सेक्शन 15 बोलती है सूचना कि जब उप किराएदारी पर किसी स्थान को उठाया जा रहा है तो उसके बारे में, एक तो उसके सृजन की जब वह उठाया जा रहा है और जब वह खत्म किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसकी नोटिस के बारे में बात हो रही है। क्रिएशन और टर्मिनेशन की नोटिस की बात हो रही है सेक्शन 15 में। सेक्शन 60 बोलता है कतिपय दशाओं में उपदारी अभिदारी होगा। तो कुछ दशाएं दी गई हैं सेक्शन 16 में जिसमें बताया गया है कि जो उप किराएदार है वह उन दशाओं में किराएदार माना जाएगा। सेक्शन 16 बोलता है। सेक्शन 17 बोलता है अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। तो अधिभोग और पुनः प्रवेश के लिए मतलब उस पर अधिभोग, उस पर स्थान, जैसे कोई स्थान किराएदार पर दिया गया है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए, उस पर अधिभोग के लिए और पुनः प्रवेश के लिए, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जो एप्लीकेशन होगी वह दी गई सेक्शन 17 में। सेक्शन जो एप्लीकेशन दी जाएगी सेक्शन 12 में जो ग्राउंड बताए गए हैं निर्बंधन के, बेदखली के, उसके आधार पर। उसके बाद आता है सेक्शन 18 मरम्मत पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति और उसमें पुनः प्रवेश। मतलब जब कोई स्थान भाड़े पर दिया जाता है और उस स्थान को मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अगर मालिक जो है उस संपत्ति का वह किराएदार से खाली करा लेता है तो किराएदार इस सेक्शन के अंतर्गत उस मरम्मत और पुनर्निर्माण के जब वह खत्म हो जाता है तो उसके लिए कब्जे की पुनर्प्राप्ति और अधिभोग करने के लिए अधिकार रखता है। तो सेक्शन 18 बोलती है। सेक्शन 19 बोलती है सीमित कालावधि वाली अभिधृतियों की दिशा में कब्जे की पुनर्प्राप्ति। ऐसी भी कोई मतलब ऐसी भी किराएदारी है जिसमें सीमित कालावधि के लिए दिया जाता है। कुछ अवधि है जिस अवधि के अंतर्गत वह दिया जाता है, वह अवधि खत्म होने के बाद कब्जा वापस किराएदार को देना होगा। सेक्शन 20 कहता है कुछ मामलों में कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध। तो इसमें जो सेक्शन 20 है इसमें दिया गया है कुछ मामलों में कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध दिए गए, कुछ मामले दिए गए हैं जिनके आधार पर कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध है। तो सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 20 तक दिया गया है। उप किराएदारी के लिए सेक्शन 14, 15, 16 में था, और जो कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए बात हो रही है वह हो रही है सेक्शन 17 से लेकर 18, 19, 20 तक। 17 से 20 तक जो बात हो रही है वह कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए बात हो रही है। उसके बाद सेक्शन 21 आएगा। सेक्शन 21 बोल रहा है अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण करने का अनुज्ञा। अतिरिक्त संरचनाएं, जो उससे संबंधित कोई अतिरिक्त संरचनाएं होंगी तो उसके निर्माण की बात हो रही है। तो वह हो रही है सेक्शन 21 में अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण करने की अनुज्ञा। उसके बाद सेक्शन 22 है खाली भवन स्थलों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। खाली भवनों स्थलों के संबंध में विशेष उपबंध सेक्शन 22 में मिलेंगे। सेक्शन 23 में मिलेगा भूस्वामी को खाली कब्जा। अगर भूस्वामी को खाली कब्जा दिया गया है, किसी प्रॉपर्टी पर कोई स्थान खाली कब्जे में है तो उस पर भूमि स्वामी को कब्जा दिया जाएगा। तो वो बात हो रही है सेक्शन 23 में। उसके बाद अध्याय स्टार्ट होता है, अध्याय 3A। 3A दिया गया वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारियों की बेदखली। कि वास्तविक आवश्यकता है किसी मालिक को तो वह किराएदारी पर दिए गए स्थान को
वापस ले सकता है किराएदारी को हटाकर। तो वास्तविक आवश्यकता क्या क्या होंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें मिलेगा 23A से लेके 23B, 23C, सब इसमें चलते हैं। 23G, 23A B C D E F G H I J तक दिया गया है, यानी ए से लेके जे तक हमें मिलेगा। 23A में हमें मिलेगा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के विशेष संबंध दिए गए। सेक्शन सेक्शन 23B में आओगे उसमें मिलेगा कि जो आरसीए है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, धारा 23A के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में समन जारी करेगा। तो समन जारी करेगा 23B में। 23C में क्या होगा? 23C में अभिधारी कतिपय परिस्थितियों के सिवाय प्रतिवाद करने के लिए हकदार नहीं होगा। तो कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जिनके आधार पर वह प्रतिवाद नहीं कर सकता, और प्रतिवाद कब कर सकता है ये दिया गया है 23C में। कि न्यायालय में सूट दाखिल हो गया, अब न्यायालय में सूट होने के बाद न्यायालय उनको समन भेजता है, तो 23B में समन जाएगा, और 23B में जब समन जाता है तो उधर से वह वापस आता है, प्रतिवादी वो अपना काउंटर करता है। तो 23C में उसके लिए काउंटर के लिए बात दी गई है। उसके बाद 23D जो है, 23D में होगा कि जो काउंटर करने के लिए वह जो अनुमति लेगा, तो अनुमति की बात दी गई है 23D में। उसके बाद 23E में आओगे तो वह जो अनुमति ली गई है उसमें प्रक्रिया वगैरह जो भी न्यायालय का था आदेश दे दिया गया है। अब आदेश देने के बाद 23E में जब आओगे तो उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा। जब वह आदेश हो जाता है तो उसके लिए जो रिवीजन पिटीशन होती है वह जाती है 23E में हाई कोर्ट को। उसके बाद 23F में आओगे तो रोके जाने की अवधि दी गई है कि कब तक उसको रोका जा सकता है। तो यह जो वाद है वह कब कब कितनी समय तक रोका जाएगा, तो रोके जाने की अवधि दी गई 6 महीने तक। तो 23F में मिलेगा। 23G में मिलेगा अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। तो अधिभोग, पुनः प्रवेश या कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए 23G में हमें देखने को मिलेगा, जो कि सेक्शन आप सेक्शन 17 को देखेंगे और 23G को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा। बस कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें जो अधिभोग पुनः प्रवेश कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए था, वह पुनः भाड़े पर देना, पुनः भाड़े पर देने के लिए, जैसे मान लो किसी को तुमने खाली करा लिया वह स्थान, अधिभोग पुनः प्रवेश के लिए, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए तुमने आवेदन किया न्यायालय को कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए, और आरसीओ को आवेदन किया। तो आरसीओ को आवेदन जो किया है वह तुमने कब्जे के लिए किया है, तो उसको अगर तुम पुनः प्रवेश मतलब दोबारा तुम उसको भाड़े पर दे रहे हो, दोबारा किराएदारी पर उठाना चाहते हो वह स्थान, तो 2 साल का टेन्योर होगा। 2 साल के बाद तुम वह खाली स्थान को उठा सकते हो। खाली किया फिर 2 साल रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम भाड़े पर उठा सकते हो। अगर तुमने अधिभोग पुनः प्रवेश के लिए वह स्थान वापस लिया था, जब लिया है तो 2 साल तक उसमें रहो, उसके बाद तुम किसी स्थान को भाड़े पर दे सकते हो। मेन नियम विधिक विधि के अंतर्गत यह नियम है। और जो 23G में आपको देखने को मिलेगा, 23G में लिखा है कि अगर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आपने खाली कराया है, तो और वास्तविक आधार पर तो 2 माह के बाद कब्जा देना होगा। इसको मैं क्लियर करूंगा सेक्शन पढ़ने के बाद। तो ये अंतर इसमें देखने को मिलता है छोटा सा, 2 साल और 2 महीने। 2 साल की बात की गई सेक्शन 17 में, 2 माह की बात की गई है 23G में। एक जैसी सेक्शन है, टाइटल एक जैसा है, अंदर अलग अलग है। उसके बाद 23H में आओगे, 23H में दिया बेदखली के लिए पुनरीक्षण के लिए कार्रवाई के लिए लंबित भाड़े का निक्षेप। तो अगर खाली करा लिया है तो भाड़े का निक्षेप कैसे होगा, तो सब रिवीजन के अंतर्गत क्या होगा, जैसे रिवीजन दे दिया तुमने, अब रिवीजन के अंतर्गत तुम जो भाड़े का निक्षेप है वह कैसे करोगे, तो उसके बारे में 23H में मिलेगा। 23I में आओगे तो उसमें लिखा है मिथ्या तथा तुच्छ आवेदन के लिए, अगर मिथ्या तुच्छ आवेदन किया गया है स्थान को खाली कराने के लिए, तो ये आरसीए की शक्ति है कि वह कुछ भी कर सकता है, मतलब जुर्माना लगा देगा उस पर। और 23I में मिलेगा। 23J में मिलेगा तुम्हें अध्याय 23A के प्रयोजन के लिए, मतलब जो अध्याय 23A में जो भूमि स्वामियों की बात होगी, भूमि स्वामी की बात दी गई 23J में, कौन कौन भूमि स्वामी हो सकता है।
उसके बाद दिया गया है इसमें भाड़े का निक्षेप, अध्याय 4 स्टार्ट होगा जहां से, इसमें दिया है भाड़े का निक्षेप। भाड़े का निक्षेप 24 से सेक्शन 24 से लेकर 25, 26, 27 तक चलेगा। तो 24 से 25 तक चलेगा, 24 से 27 तक चलेगा। 24 में दिया संदिग्ध किए गए भाड़े की रसीद, तो जो रसीद दी जाएगी वो सेक्शन 24 में बताया गया है कि रसीद दी जाएगी जब तुम भाड़े जमा करोगे तो उसके लिए रसीद मिलेगी मालिक के द्वारा। सेक्शन 25 कहता है अभिधारी द्वारा भाड़े का निक्षेप, अभिधारी द्वारा कोई भाड़े का निक्षेप किया जाता है तो उसके बारे में बात दी गई है कि अभिधारी द्वारा भाड़े का निक्षेप, तो जैसा भी हो, आरसीओ को जमा करना है या तुम मालिक को देना है तो वह किराएदारी के ऊपर है। सेक्शन 26 कह रहा है निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा, निक्षेप किए जाने के लिए आवेदन में अशुद्ध विशिष्टियों के परिणाम। अगर तुम किसी प्रकार से निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा, निक्षेप करने के लिए आवेदन जो कर रहे हो अशुद्ध विशिष्टियों का परिणाम है, उस कंडीशन के बाद इसमें लिखा है सेक्शन 24 में, मतलब सेक्शन 26 के अंतर्गत देख रहे हैं अपन, जो धारा 24 में भाड़े के संदाई के लिए निर्दिष्ट समय के 21 दिन के भीतर करना होगा। अगर तुम्हें रसीद नहीं दी गई है तो सेक्शन 26 ये बोलता है कि 21 दिन के अंदर अंदर आरसीओ को आवेदन करें कि मुझे रसीद नहीं मिली। सेक्शन 27 बोलता है भाड़े के प्रतिग्रहण के बारे में, बराबरी निक्षेप, भाड़े का समापन। तो 4 फीट की बात दी गई है इसमें, 4 फीचर की बात दी गई है, और सेविंग्स की बात है भाड़े के प्रतिग्रहण के बारे में, मतलब भाड़ा तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसका भाड़ा एक्सेप्टेंस के बारे में दी गई है। अब जैसे बात होती है ना कि जैसे कोई स्थान तुमने किराए पर दिया, अब किराए पर देने के बाद क्या होता है, मालिक ये कहता है कि मुझे खाली कराना है ये वाला स्थान, और खाली कराना है, और जैसे ही महीना होता है तो वह किराया भी उससे ले लेता है, मतलब एडवांस ले लेता है, अभी महीना हुआ नहीं है और किराया तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसका, तो क्या, तो न्यायालय ये समझेगा, न्यायालय का कहना यह है इस स्थिति में कि वह किराएदारी के लिए दोबारा दे दिया गया है स्थान, क्योंकि पैसा लेना एक एक्सेप्टेंस होती है। तो भाड़े के प्रतिग्रहण के बारे में बात हो रही है, तो भाड़ा तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो किराएदारी मतलब पुनः चालू हो गई है, रिन्यू हो गई एक तरीके से किराएदारी। अध्याय 5 में आएंगे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां, कृत्य और अपीलें। ये सेक्शन 28 से चलेगा, सेक्शन 36 तक दिया गया है। तो आरसीए की नियुक्ति, उसकी पावर, कृत्य और अपीलें। नियुक्ति, शक्तियां, कृत्य, अपीलें। नियुक्ति, शक्तियां, कृत्य, अपीलें, सेक्शन 28 से चलेगा। अध्याय 5 है ये, सेक्शन 28 से चलेगा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति। तो जो आरसीए की नियुक्ति होगी वह कैन करेगा, तो वह दिया गया है सेक्शन 28 में, कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। सेक्शन 29 बोलता है आरसीए की शक्तियां, तो पावर की बात दी गई है सेक्शन 29 में आरसीए की। सेक्शन 30 में आओगे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, तो आरसीए जो प्रक्रिया का अनुसरण करता है वह दिया गया है सेक्शन 30 में। सेक्शन 31 में मिलेगा जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश को अपील। तो अगर आरसीए के द्वारा कोई आवेदन मतलब आदेश दे दिया जाता है किसी कार्रवाई में, तो अपील के बारे में दिया गया है सेक्शन 31 में कि आप डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, डीजे या एडीजे को अपील करेंगे, तो 30 दिन के भीतर भीतर अपील करेंगे। सेक्शन 31। सेक्शन 32 कहता है द्वितीय अपील के बारे में। अब सेक्शन 31 जो था वह अपील के बारे में था, सेक्शन 32 आया वह द्वितीय अपील के बारे में है। अब द्वितीय अपील कहाँ होगी, तो हाई कोर्ट को होगी। किस पर होगी, तो उसमें जो मतलब जो मेन लैंग्वेज लिखी जाएगी वह है कि विधि के प्रश्न पर की जाएगी। कैसे की जाएगी, कारण वहां विधि का प्रश्न है कि जो आरसीए के द्वारा या जो डीजे या एडीजे के द्वारा विधि का अनुसरण नहीं किया गया है, विधि के प्रश्न पर अपील की करोगे हाई कोर्ट में कि ऐसे ऐसे देखो विधि के अनुसरण भी नहीं किया इन्होंने अपना, और आदेश ग्रांट कर दिया। तो द्वितीय अपील जो सेकंड अपील होगी सेक्शन 32 में होगी, हाई कोर्ट को होगी। सेक्शन 33 में आदेशों का संशोधन, तो किसी भी समय अपने आदेशों में आरसीए द्वारा, तो आदेशों को जो संशोधन किया जाएगा किसी भी समय कर सकता है, आरसीए करेगा नहीं। लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन भी ये कहता है कि एप्लीकेशन करना होगी, सेक्शन कहता है सेक्शन 33। सेक्शन 34 कहता है भाड़ा नियंत्रक अपराधी आरसीए जुर्माने की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो आरसीए
किन शक्तियों का प्रयोग करता है जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए? तो मजिस्ट्रेट की पावर का इस्तेमाल करेगा सेक्शन 34 के अनुसार। सेक्शन 35 कहता है कि आरसीए अन्य आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो अगर जुर्माने को वसूल करना है तो मजिस्ट्रेट की पावर का यूज किया जाएगा सेक्शन 34 के अनुसार। सेक्शन 35 कहता है कि सिविल न्यायालय की पावर का यूज किया जाएगा किसके लिए? अन्य आदेशों के निष्पादन के लिए। तो आरसीए अन्य आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल कार्रवाई, जो सिविल कोर्ट अपना जो प्रोसीडिंग चलाता है वह वसूल करने के लिए। सेक्शन 36 कहता है आदेश की अंतिमता, जो ऑर्डर है उसकी फाइनलिटी की बात की जाती है। मैं बात करूंगा अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 बोल रहा है भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं शास्तियों के बारे में। कि जो भूमि स्वामी है उसकी जो लाइबिलिटीज है उसकी बात की गई है, ऑब्लिगेशंस की, और शास्तियों के बारे में बन दिया गया है कि लैंडलॉर्ड को जो पेनल्टी लगाएंगी, लैंडलॉर्ड पे जो पेनल्टीज लगती हैं उसके बारे में अध्याय दिया गया, अध्याय 6। तो अध्याय 6 में स्टार्ट होगा तुम्हारा सेक्शन 37। सेक्शन 37 से चलेगा ये सेक्शन 44 तक, जिसमें दिया गया है सेक्शन 37 में दिया गया, सेक्शन 37 में दिया गया स्थानों को अच्छी व्यवस्था में रखने का भूमि स्वामी कर्तव्य। तो भूमि स्वामी का कर्तव्य दिया गया है कि जो स्थान है वह अच्छी अवस्था में हो, ये कर्तव्य है भूमि स्वामी का। उसके बाद सेक्शन 38 बोलता है आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद किया जाना या रोका जाना। जो आवश्यक प्रदाय है उसमें उन चीजों के बारे में, और सेवा जो है सर्विस है उसको बंद करना और रोका जाना, रोके जाने की बात हो रही है। सेक्शन 39 में देखोगे तो भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण दिया गया है कि जो भाड़े पर दिया जाएगा कोई प्रॉपर्टी, कोई स्थान जब भाड़े पर दिया जाता है तो उसमें नियंत्रण की बात हो रही है कि नियंत्रण कौन करेगा। सेक्शन 39 के अनुसार कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 40 बोलता है स्थानों का आवंटन। स्थानों का आवंटन में कलेक्टर, प्राधिकारी, अधिकारी। अब स्थान जो आवंटित किए जाते हैं, अलॉटमेंट होता है कमेंडेशन का, सेक्शन 40 के अनुसार होता है। अब कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसको सेक्शन 40 के अनुसार आवंटन किया जाता है स्थानों का। सेक्शन 40 ए बोलता है आपात के दौरान स्थानों के लिए विशेष बंद। ये जो इमरजेंसी लगाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो इमरजेंसी लगती है 352 में, 356 में, 354 में, तो जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसके दौरान बोल रहा है, उसके बारे में, के स्थान के बारे में विशेष बंद दिए गए सेक्शन 40 ए में। तो आपात के दौरान 1 वर्ष तक प्रभावी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपात लगाया गया है तो यह 1 वर्ष के दौरान प्रभावी, 1 वर्ष तक प्रभावी होगा। उसके बाद सेक्शन 41 आता है उस व्यक्ति का जिसको कि स्थान आवंटित किया गया भाड़े का संदाय करने का दायित्व। अब स्थान अलॉटमेंट तो हो गया सेक्शन 40 के अनुसार कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा। अब इसका जो भाड़े का संदाय किया जाएगा तो भाड़ेदार का दायित्व होगा संदाय करने का, मतलब जमा करने का, सेक्शन 41 में है। उसके बाद सेक्शन 42 आता है। सेक्शन 42 अभिधर्ती का प्रवेशन। तो टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, मतलब जो किराएदार ही किराएदारी है, किराएदारी को खत्म करने की बात हो रही है सेक्शन 42 में। अगर आरसीए के द्वारा कोई आदेश दे दिया जाता है और उस आदेश में लिखा है कि जो टेनेंसी के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई थी या स्थान दिया गया था उसको खाली करने के लिए, तो आदेश आ जाता है, आदेश से 7 दिन के अंदर अंदर आपको उस स्थान को खाली करना पड़ेगा। उसके बारे में बात दी गई है सेक्शन 42 में, अभिधृति का प्रवेशन, किराएदारी का टर्मिनेशन। उसके बाद सेक्शन 43 आता है जिसमें शास्तियों के बारे में दिया गया है। तो भूमि स्वामी पे, किराएदार पर क्या क्या दंड लगाए जाएंगे, क्या जुर्माने लगाए जाएंगे, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद आता है इसमें, तो इसमें ध्यान रखें सादा कारावास होगा 3 महीने और 1,000 रुपए, ये दोनों से। क्या क्या? 3 महीने पेनल्टीज हैं, 3 महीने। अगर भूमि स्वामी मानक भाड़े से अधिक की वसूली करता है किराएदार से तो उस पर 3 महीने का कारावास, सादा कारावास, 1,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 44, जो ऑफेंसेस हैं, अपराधों का कोग्निजेंस की बात हो रही है। तो कौन कोग्निजेंस इसका लेता है उसके बारे में दिया गया सेक्शन 44 में। तो कोग्निजेंस लेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन लेगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसका कोग्निजेंस लेते हैं।
जो भी कार्रवाई होगी इसमें। तो आवेदन किया जाएगा 3 माह के अंदर करना होगा। अगर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वाद कारण उत्पन्न हुआ है, तो उस वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक से 3 महीने के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन करें आरसीए को, और कोग्निजेंस लेगा इस पे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर होता है कार्रवाई न्यायालय में। तो अपराध के बारे में हो रही है कोई बात, तो अपराध के बारे में एप्लीकेशन करना पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस लेगा, उधर ही आवेदन किया जाएगा। अध्याय आता है 7। अध्याय 7 दिया गया प्रकरण के बारे में मिसलेनियस पॉइंट दिए गए हैं सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 51 तक। फिर अनुसूचियां हैं, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। सेक्शन 45 कतिपय मामलों की बाबत सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जित होना। तो कतिपय मामलों में जो सिविल न्यायालय है उसकी जुरिडिक्शन का वर्जित होना। उसकी जुरिडिक्शन भी क्या होती है? जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड इन द एक्सेप्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स। मतलब जो कतिपय मामले हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें सिविल न्यायालय की अधिकारिता है, उसको वर्जित किया गया है सेक्शन 45 में। सेक्शन 46 में आएंगे उल्लंघन का दुरुपयोग, उल्लंघन का दुष्प्रेरण, उल्लंघन के तौर पर दंडनीय। तो उल्लंघन के तौर पर दुष्प्रेरण दिए गए, उल्लंघन के तौर पर दंडनीय दिए गए सेक्शन 46 में। उसके बाद सेक्शन 47 आएगा कंपनी, फर्म आदि की दिशा में उल्लंघन का दायित्व। सेक्शन 48 आएगा भारत न्यायान्तक प्राधिकारी आरसीए लोक सेवक होगा। सेक्शन 48 के अनुसार कौन कौन होगा? कलेक्टर होगा, ये दिया गया सेक्शन 39 क्लॉज 1, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ये होते हैं। उसके बाद सेक्शन 49 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण दिया गया है। सद्भाव पूर्वक कार्रवाई का संरक्षण दिया गया है, मतलब कोई सद्भाव पूर्व में कोई कार्रवाई की गई है, सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में कोई कार्रवाई की गई है, उसके बारे में संरक्षण की बात की गई है 49 में। सेक्शन 50 में किया गया नियम बनाने की शक्ति, तो राज्य सरकार इस पर नियम बना सकती है सेक्शन 50 में। सेक्शन 51 में आएगा निरसन व्यावृत्तियां, तो निरसन के बारे में बात दी गई है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची दी गई है। बस ये था एकमेंडेशन कंट्रोल एक्ट। अगर ये वीडियो आपको लेक्चर इस फॉर्म में आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनको क्या है एकमेंडेशन कंट्रोल एक्ट समझने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वह इस छोटी सी वीडियो को देख के, 26 मिनट की वीडियो को देख के, 26 से 27 मिनट की वीडियो है, इसको देखकर वह खुद समझ सकता है कि यह एकमेंडेशन कंट्रोल एक्ट क्या कहने की कोशिश करता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो।